हाँ जी देवी और सज्जनों, क्या हाल है। तो हमारा फंडामेंटल राइट चल रहा था। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता चुका था, जैसे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए होते हैं, कि ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, है ना। उसके बाद यूएसए से हमने इसको लिया था। पार्ट आर्टिकल 12 से 35 है। आर्टिकल 12 आपको बता चुका था कि स्टेट की डेफिनेशन होती है। आगे कहीं पर भी अगर स्टेट वर्ड आएगा तो हमें आर्टिकल 12 वाली डेफिनेशन को ही रेफर करना है। और इसके बाद जो हमने 13 में बात करी थी जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है, कि ऐसे कोई भी लॉ होगा, मान लो वो जो इनकन्सिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट के, तो वो वॉइड हो जाएगा उस लेवल तक की इनकन्सिस्टेंसी के तक, एक्सटेंड तक जितना वो इनकन्सिस्टेंट है। तो बेसिकली अब हमारे शुरू होंगे फंडामेंटल राइट्स। देखो बाकी सारी रामायण हमने कल गाथा गाली थी, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्या करते हैं, क्यों है, क्या हो जाएगा अगर वायलेट हो जाएंगे, किसके द्वारा दिए गए हैं, है ना। तो आज हम फैक्चुअल बातें ज़्यादा करेंगे कि भाई अब किस फंडामेंटल राइट की बात किस आर्टिकल में करी गई है भाई, ठीक है। चलो, तो हमारे यहाँ पर 6 पार्ट्स में फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले 7 हुआ करते थे, ठीक है। एक आर्टिकल 31 भी हुआ करता था, वो कहाँ गया कैसे गया वो अपने सब डिस्कस करेंगे जब वो आएगा। अभी के लिए तो अपने पार्ट बाय पार्ट शुरू करेंगे। हर पार्ट में कुछ नंबर ऑफ राइट्स हैं, उनको एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म के बेस पर उस पूरे पार्ट को नाम दे दिया गया। जैसे पार्ट 1 आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, पार्ट 2 आर्टिकल 19 to 22 राइट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। पार्ट 3 आर्टिकल 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, पार्ट 4 आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पार्ट 5 आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एजुकेशन रेमेडीज, और अब पार्ट 6, वैसे पार्ट 7 होता अगर वो होता तो पहले वाला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपकी ऊपर वाली कोई भी राइट इन्फ्रिंच होती है, खंडन की जाती है, तो आप इस आर्टिकल के तहत पहुंच जाओ कहाँ पर, सीधा सर्वोच्च न्यायालय। तो पहला पार्ट हम शुरू करेंगे आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी। बहुत ईजी पीजी सा है और बहुत अच्छा आपको करा दूंगा कि आप मज़े मारोगे, चिल करोगे, चिल पेपर में। देखो किसी भी कंटेंट को या कोई टीचिंग को चेक करना हो तो सबसे पहले पेपर लगा लो, कि मैंने अगर आपको कोई टॉपिक करा दिया है तो उस टॉपिक में से पेपर लगा लो। और पेपर लगा लोगे तो पता चल जाएगा आपको कि भाई ठीक है मेरा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या पता पेपर क्वेश्चन धन 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 सही होंगे। और मेरा यही है कि भी इस सब्जेक्ट में तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 कौन सा है हमारा, राइट टू इक्वालिटी। क्या कहता है राइट टू इक्वालिटी? इक्वालिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, समानता। अब हिंदी में नहीं लिखूंगा, मेरी हिंदी कमज़ोर है, ठीक है। तो इक्वालिटी, अब चलो, अब बेसिकली हमारे आर्टिकल 14 की आप पढ़ोगे तो उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ उसके बारे में लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये आर्टिकल 14 की आपको हेडिंग लिखी हुई है, पर आपको अपने इसको थोड़ा और ब्रॉड में समझेंगे कि क्या कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने समानता है, कानून के इक्वल समानता, फर्क क्या है इनमें। देखो बेसिकली हमारा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि जो हमारी क्या है कि एक तो यहाँ पर कानून चले ना, जो रूल चले वो लॉ का चले, किसी व्यक्ति का ना चले। भाई अगर एक कानून से प्रधानमंत्री जी बाउंड है तो उस कानून से मैं भी बाउंड हूँ, राइट। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस उस पर्टिकुलर कानून के तहत, जिनको है उनको एक्सेप्शन में बता देंगे अपने भी, इन लोगों का एक्सेप्शन है, बाकी सब तो देखो कानून के दायरे में आते हैं। इसीलिए मैंने जब स्टार्टिंग में कल फंडामेंटल राइट या लास्ट क्लास में फंडामेंटल राइट शुरू किया था, आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट नहीं है, पार्लियामेंट कर्टल कर सकती है, सबके एक्सेप्शंस हैं, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कि एब्सोल्यूट राइट में वो सारी बातें अपना के करेंगे। अभी के लिए समझो कि आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ, हमारी कंट्री एक लॉ जो रूल से अबाइडेड है, ठीक है, कानून का राज चलता है और किसी का नहीं। यहाँ पे हमारे यहाँ पर संवैधानिक सरकार है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है। हमारी वो गवर्नमेंट जो चुनी जाती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो तौर और तरीके जो प्रोसीजर दिया गया उसी प्रोसीजर से चुनी जाती है। तो हमारे संवैधानिक सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, राइट। और हमारी लिमिटेड गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी लिमिटेड गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या है, ये रामकथा जो मैंने 3 वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, तो भाई इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर कोई ऑटोक्रेसी नहीं है कि हर बंदा अपनी मनमर्जी कर रहा है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। कोई डिस्पोटिक गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन सारी बातों का मतलब ये है, यहाँ से आपसे कुछ नहीं पूछा जाता ऐसे इन जगहों से, तो बस ठीक है, समझाने वाली बात है कि कल को आपको 14 समझ में भी आ गया ना, तो लैंग्वेज में तो आप नहीं फंसोगे किसी की भी, ठीक है। अब कहता क्या है, तो कहता है भाई साहब इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक तो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरी बात कहता है भाई साहब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगी, ठीक है। ये समझ गए आप इतना? चलो जी, अब देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ की अलग डेफिनेशन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अलग डेफिनेशन है, हम दोनों देखेंगे। देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ना, वो एक नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है। नेगेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब कि हम पूरे इक्वालिटी बिफोर लॉ में हम एक ही बात करते हैं कि जो कोई भी है वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून किसी में भेदभाव नहीं करता,
ठीक है। तो नहीं नहीं की ज़्यादा बातें तो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है। क्या कहता है ये कि हमारे यहाँ पर जो है वो हर व्यक्ति इक्वल है कानून के सामने, ठीक है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, एंड लॉ विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, लॉ विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एनीवन टू मेक बिटवीन एनीवन। किसी भी व्यक्ति या लोगों के बीच में कानून कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, ठीक है। नो वन इज अबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारा नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है। इसमें अपने नेगेटिव बात करिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये रूल ऑफ लॉ का नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है ये हमने ब्रिटेन से लिया, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया। और ये काफ़ी जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें स्टार वार जो मार्क करना तुमको कर लेना, समझ गए। तो आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ का पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ समझ में आ गया होगा हमारे आर्टिकल 14 का। अब आगे चलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पर। अब जैसे ये नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है, वैसे ही हमारे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन है। कैसा है? पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन है। क्या कहता है पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन? कि हर व्यक्ति कानून के समान है, ठीक है। तो हर व्यक्ति कानून के समान है। द लॉ, जो कानून है हमारा, वो सबको बराबर ट्रीट करता है। द लॉ विल ट्रीट इक्वली अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। कि कानून हर व्यक्ति को हर परिस्थिति में बराबर तरीके से तोलता है, ऊपर नीचे नहीं करता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने तो ये बोल दिया है भाई कानून किसी में भेदभाव नहीं करता, पर आप बताओ क्या ये सच्चाई है क्या? पूरी नहीं है भाई सच्चाई। भेदभाव तो होता है, तो वो भेदभाव ऐसे ही नहीं हो जाता। वो जो भेदभाव होता भी है वो बेसिकली संविधान के तहत ही होता है। संविधान में कुछ लोगों को एक्सेप्शन दिया हुआ है। जैसे कि इधर एक लाइन लिखते थे अपने कि लॉ कैन मेक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। लॉ क्या कर सकता है? रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। लॉ क्या कर सकता है? रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ एक लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं भाई, उनके पास प्रिविलेजेस होते हैं। हमारे कौन? राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट, है ना, होते ना प्रिविलेजेस। जब आएंगे प्रेसिडेंट पे, गवर्नर पे जब आपको पढ़ाऊंगा, गवर्नर को प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं सिचुएशंस में हमारे जो सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको प्रिविलेजेस होते हैं। और साथ में हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। आप एमपी को एक सदन में अरेस्ट नहीं कर सकते बिना उसकी परमिशन के बिना, ठीक है। किसी भी गवर्नर या प्रेसिडेंट के खिलाफ आप क्रिमिनल केसेस नहीं कर सकते, और कर भी सकते हो तो उनको नोटिस देना पड़ता है। बहुत सारे पंगे होते हैं। तो ये इनके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। पर वो हमारे ऊपर मुकदमा हो तो पुलिस आगे दो लगाएगी थप्पड़, गाड़ी में बैठ जा, है ना। तो बस ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब बात करते हैं किसको क्या एक्सेप्शन मिलती है। तो भाई सबसे पहली एक्सेप्शन जो मिलती है वो मिलती है हमारे प्रेसिडेंट्स को, और प्रेसिडेंट्स के साथ साथ हमारे गवर्नर्स को एक्सेप्शन मिल जाती है। किस चीज़ से? हमारे ये राइट टू इक्वालिटी से, क्योंकि कानून तो सबको बराबर ट्रीट करता है। पर यहाँ थोड़ा फ़र्क आ गया। पहला तो क्या कि कोई भी इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं बैठ सकती, ठीक है। और कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। सिविल हो सकता है, ध्यान रखना, क्रिमिनल नहीं हो सकता। क्रिमिनल केस का मतलब जो पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मान लो दो तरह के केसेस होते हैं अपने पास, क्रिमिनल, सिविल। सिविल केसेस वो होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी का विवाद होता है। आप किसी के भी ऐसे राइट्स हैम्पर नहीं कर रहे जो राज्य सरकार के द्वारा उसको इंश्योर किया, जैसे आपको मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, गाली नहीं दे सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। तो क्रिमिनल लॉ यानी कि हमारे इंडियन पिनल कोड जो भारतीय न्याय संहिता हो गया, उसके तहत अगर कोई भी अपराध कर देना वो क्रिमिनल के अंदर आता है, ठीक है। तो वो क्रिमिनल मुकदमा आप नहीं करवा सकते गवर्नर साहब के खिलाफ, ठीक है। कोई इनका अरेस्ट नहीं हो सकता, ना ही इनको डिटेन किया जा सकता है। तो ये हो गया ना फ़र्क। तो लेकिन ये रीजनेबल एक्सेप्शंस और कानून में दिए गए हैं, ठीक है। सिविल केस हो सकता है, सिविल केस हो सकता है। ज़मीन हड़प ली गवर्नर साहब ने आपकी, तो उसमें आप मुकदमा कर सकते हो, सिविल केस हो सकता है। अब ये जो सिविल केस है ये भी ऐसे नहीं होगा। सिविल केस में भी आपको कम से कम क्या करना पड़ता है कि 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। आपने 2 महीने का नोटिस दे दिया, उसके बाद ही जाके आप सिविल केस कर सकते हो। तो अपेक्षा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी रेस्ट्रिक्शंस पे चलते हैं। एग्जाम्पशंस किसको किसको कर रखे हैं? देखो हमारे स्टेट में जो सदन होता है उसको लेजिस्लेचर कह देते हैं, सेंटर में जो होता है उसको पार्लियामेंट कह देते हैं, है ना। अब चाहे हमारा लेजिस्लेचर हो चाहे हमारा पार्लियामेंट हो, ठीक है, इट कैन रिस्ट्रिक्ट टू पब्लिश इट प्रोसीडिंग्स, यानी कि बहुत बढ़िया, वाह।
हाँ, तो यानी लेजिस्लेचर हो चाहे पार्लियामेंट हो, इनकी जो भी प्रोसीडिंग होती है, क्या होती है, प्रोसीडिंग होती है, उस प्रोसीडिंग को पब्लिश होने से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पब्लिश होने से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिश होने से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। तो यानी कि इक्वलिटी लॉ बिफोर डिसाइड नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन है किधर भी है। ये जो मैंने आपको बताया था ना, प्रेसिडेंट की और गवर्नर की जो पावर बताई थी आपको कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस, इंक्वायरी या डिटेंशन या अरेस्ट नहीं हो सकता, सिविल केस भी 2 महीने के बाद हो सकता है, तो ये भाई साहब आर्टिकल नंबर 361 में दिया हुआ, ये बात ध्यान रखना आप। साथ साथ ऐसे आर्टिकल याद कर लोगे तो हो जाएंगे, बाद में तो भैया प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जो भी आईपीसी के अंदर आती है कि भाई नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ये भी इसके अंदर आ जाता है, पर वो इतना ज़्यादा डीप में जाने की है नहीं, वो तो सारे लक्ष्मीकांत में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो फिर वो लिख दिए थे मैंने भी, टू एनी कोर्ट। ठीक है, तो ये भी बात है कि इसके अंदर आ जाती है, पर इतना डीप आपको जाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो अभी लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट को हमने बता दिया कि भाई ये अपने पब्लिश होने से रोक सकते हैं, अपनी प्रोसीडिंग्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर तुम लोग नहीं करोगे। ठीक है, वैसे ही ये बात आर्टिकल 361A में लिखी हुई है, आर्टिकल 361A, आई एम सॉरी, आर्टिकल 361A में लिखी हुई है ये बात। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब आपकी एक और बात है यहाँ पर कि भी पहली पावर तो ये होगी भी ठीक है, रोक देंगे भी, पब्लिशिंग मत करो तुम हमारी प्रोसीडिंग्स को, जो भी हमारे को जो ये सदन में चल रही है संहिताएं। हमारे यहाँ पर कुछ एक आर्टिकल्स में स्पेशली प्रिविलेजेस भी मेंशन्ड है MP MLA MLC को, तो वो भी इसी के अंडर आते हैं। वो क्या होते हैं वो हम वहीं पढ़ेंगे, MP MLA एंड MLC, इनको कुछ हमारे स्पेशल प्रिविलेजेस मेंशन्ड है। अब ये बात लिखी गई है हमारे आर्टिकल नंबर 105 में और आर्टिकल नंबर 194 में, तो MP की तो किस में हो जाएगी, 105, और हमारे MLA MLC कहाँ हो जाएगी, 194 में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एक इसके अंदर प्रिविलेज ये होता है कि हमारे क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, एक इसके अंदर प्रिविलेज ये होता है कि हमारा जो आर्टिकल 31C है, आर्टिकल 31C है, आर्टिकल 31C कहता है कि वहाँ पर ये अपने पुअर एंड रिच के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। वो कैसे कहता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या आर्टिकल DPSP की बात करी हुई है कि DPSP के 39B और C के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि DPSP का B और C यही कहता है कि भी पुअर को ऊपर बढ़ाओ, इक्वालिटी लाओ, तो उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 31C के अंदर ये बात बोली गई है कि देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुअर एंड रिच, तो पुअर एंड रिच के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो देयर can be discrimination between poor and rich, there can be discrimination between poor and rich। ठीक है, तो गरीब और अमीर के बीच में क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ये बात आप ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, तो ये आर्टिकल 31C है, लेकिन ये जनरली तो इक्वालिटी के नियमों के बाहर जा रहा है ना, पर हो सकता है, तो ये बात अपने को ध्यान है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर और किस किस को एक्सेप्शंस होते हैं, एक एक्सेप्शन होते हैं हमारे फॉरेन रूलर्स को। अब फॉरेन रूलर्स कौन से, मान लो फॉर एग्जांपल कोई हमारे पड़ोसी कंट्री वंट्री वाले हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर घूमने के लिए यार कि चलो ठीक है भाई काम करते हैं, इंडिया चलते हैं। अब वहाँ के कोई भी PM आ जाए, यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाए, कोई भी मिनिस्टर आ जाए जो फॉरेन रूलर है, तो वो हमारे इंडियन लैंड लॉ से क्या होते हैं, इम्यून होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इम्यून होते हैं। किससे इम्यून होते हैं, इंडियन लैंड लॉ से। इंडियन लॉ लिख लो फॉर शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारे कोई भी जो फॉरेन रूलर्स आते हैं वो इंडियन लॉ से क्या होते हैं, इम्यून होते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर इसके एक्सेप्शंस में आ जाती है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन एम्बेसी में लोग काम कर रहे हैं, हमारे दिल्ली में जाओगे आप, दिल्ली में हर कंट्री की लगभग वहाँ पर एम्बेसी है। अब फॉरेन एम्बेसी में क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल्स काम करते हैं। अब जो भी ऑफिशियल्स फॉरेन एम्बेसी में काम करते हैं वो भी इम्यून होते हैं इंडियन लॉ से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है, UNO जो है, UNO प्लस इसकी सब्सिडरीज एंड इट्स सब्सिडरीज, ये भी ऐसे लॉ से इम्यून होते हैं, यानी कि इनको भी अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस इनके पास होते हैं। तो UNO और उनमें काम कर इनकी सब्सिडरी एजेंसीज में काम करने वाले लोग सारे हमारे क्या होते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ से बाहर आते हैं। कारण क्योंकि ये लोग एक्सेप्शन है उस चीज़ के। ठीक है, तो आर्टिकल 14 आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। पहला कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव एक्सप्लेनेशन ब्रिटेन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन USA। ये सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये USA से लिया,
यूएस से, ठीक है। उसके बाद हमारे जो लॉ होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट वगैरह के साथ हमारे करते हैं। जैसे आर्टिकल 361 देखोगे तो राष्ट्रपति और गवर्नर की बात वहाँ पर की हुई है, कोई क्रिमिनल डिटेंशन नहीं, सिविल हो सकता है 2 महीने मुकदमे के बाद। लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया, ठीक है, आर्टिकल 361 ये हो गया इसके अंदर, और इसके अंदर अपनी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने से रोक सकते हैं। एमपीज के कुछ स्पेशल प्रिविलेज 105 में है, एमएलए एमएलसी के 194 में है, 31C के अंदर पुअर और रिच आ गया, फॉरेन रूलर्स, प्रेसिडेंट्स, फॉरेन एम्बेसीज और यूएनओ, ठीक है। तो ये बेसिकली भाई हमारा क्या कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 14 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम आर्टिकल नंबर 15 के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि आपको अब इसके अंदर कोई भी डाउट होगा कि यार आर्टिकल 14 पूरे संपूर्ण स्थान में क्या कहना चाहता है, वो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। तो भाई आर्टिकल 15 पे चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि यहाँ पर भाई प्रोहिबिशन है। क्या है? प्रोहिबिशन। किस चीज़ का प्रोहिबिशन है? तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स हम डिस्कस करेंगे? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। कि कौन क्या नहीं कर सकते? प्रोहिबिशन नहीं कर सकते सर्टेन ग्राउंड्स पे। कौन नहीं कर सकता? स्टेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो हमारा आर्टिकल है वो सिर्फ स्टेट के खिलाफ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये प्राइवेट पर्सन भी नहीं कर सकता, यानी कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 15 है वो प्राइवेट पर्सन और स्टेट दोनों के खिलाफ है। मैंने सॉरी शायद पहले स्टेट बोल दिया था, तो पर स्टेट और प्राइवेट पर्सन दोनों के खिलाफ है। ना तो कोई प्राइवेट पर्सन ना कोई स्टेट, प्रोहिबिशन है उनको कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे सर्टेन ग्राउंड्स पर। कौन से ग्राउंड्स पे, वो अभी डिस्कस करते हैं अपने। पहला तो ये कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। कि भैया हमारा जो स्टेट है प्लस हमारा जो पीपी प्राइवेट पर्सन है, ये किसी भी सिटीजन के साथ क्या नहीं करेगा? सिर्फ इन्हीं 5 ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना, इन 5 ग्राउंड के अलावा डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। तो ये बात तो कहता है पहला हमारा 15 का 1 कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या कहता है उसकी बात सुनते हैं। अब कहता है कि यहाँ पर नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये बाउंड कर देता है भाई साहब हमारे प्राइवेट पर्सन को, ठीक है। जैसा कि 1 क्या कह देता है कि नहीं करोगे ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी सिटीजन के साथ। वैसे भी ये कह देता है प्राइवेट पर्सन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेट। प्राइवेट पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ओनली, वापस ओनली आ गया, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये बात तो दोनों को बाउंड कर दिया। पहले में तो कर दिया, अब स्टेट भी नहीं कर सकता किसी व्यक्ति के साथ, इधर प्राइवेट पर्सन भी नहीं कर सकता किसी व्यक्ति के साथ। लेकिन ध्यान रखना, इसमें ओनली वर्ड नहीं भूलना आपको, यानी कि सिर्फ ये 5 चीजें ही हैं जहाँ पर नहीं कर सकता, बाकी चाहे कर सकता है। अब प्राइवेट पर्सन क्या कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल यार अपने आप तुम बोलो कि प्राइवेट पर्सन क्या ही डिस्क्रिमिनेशन करेगा? कर सकता है यार। जैसे फॉर एग्जाम्पल होटल में आप जा रहे हो, क्या वैसे आप तो रंग के काले हो आपको जाने देंगे, आपका हाइट छोटी आपको जाने देंगे? थोड़ी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट है, क्या अच्छा कहाँ से आए हो? कैसा? मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ, तो नहीं जाने देंगे। ऐसे क्यों जाने दोगे तुम भाई? तो वो बातें होती है ना। तो रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल्स वाले हैं, तो इनमें अपने को नहीं कर सकते वो डिस्क्रिमिनेट। आर्टिकल 15 इसको बाउंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और 2 तो बात करते हैं हमारे आर्टिकल 15 के बारे में कि भैया एक तो रिलीजियस प्लेसेस पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे, प्लेस ऑफ बर्थ पे स्टेट नहीं कर सकता। सेम वही रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स ऑफ बर्थ पे हमारे वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन है। कहाँ डिस्क्रिमिनेट हो सकता है वो देखते हैं, तो एक्सेप्शंस पढ़ेंगे वो। जैसे 15 के 1 में स्टेट आ गया, 15 के 2 में डेफिनेट उसके प्राइवेट पर्सन की बात आ गई। 15 का 3 देखते हैं। तो 15 का 3 बेसिकली ये कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन में पहली डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ हो सकती है? भाई देखो, आपको पता है हम स्पेशल स्कीम्स बनाते हैं, स्पेशल स्कीम्स बनती है ना सरकार की, किसके लिए? वुमेन के लिए एंड चिल्ड्रन के लिए। तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है भाई। सरकार अगर कुछ दे रही है तो सरकार सबको दे, सबको कि इनको क्यों दे रही है सिर्फ? लेकिन ये एक्सेप्शन है इसका, ठीक है। तो एक तो ये एक्सेप्शन हो गया, प्लस 15 के 4 में दूसरा एक्सेप्शन दिया हुआ है। अब उसमें राज्य स्कीम बना सकता है कुछ लोग जो देखो सोशली एंड जो एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल स्कीम्स बनती हैं। बस फिर
तो वो भी ऐसे तो हमारे 15 के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि इस राज्य दे रहा है तो सबको बराबर दे, लेकिन ये भी एक्सेप्शन है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला 15 का 5 क्या कहता है? देखो 15 का 5 ये कहता है कि जो रिजर्वेशन होता है ना, हमारा आरक्षण, जो आप वाकिफ होंगे जिससे, जो हमारा रिजर्वेशन है वो दिया जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी। कहाँ? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, दोनों क्लासेस में। समझ गए क्या मेरी बात? सोशली में भी एंड एजुकेशनली में भी। तो सोशली और एजुकेशनली दोनों क्लासेस में क्या दिया जा सकता है? रिजर्वेशन दिया जा सकता है। कहाँ पर? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सॉरी, दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये रिजर्वेशन जो होगा ये गवर्नमेंट में भी मिलेगा एंड प्राइवेट में भी मिलेगा। ठीक है, ये बात रिजर्वेशन की हो रही है, गवर्नमेंट में भी मिलेगा एंड प्राइवेट में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे एक आपको पता होगा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कौन से? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये जो हमारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनमें नहीं मिलता, नो रिजर्वेशन। समझ गए? तो हमारा 15 का 5 आप कुल मिला के ये समझ लो कि जो रिजर्वेशन मिलता है आज हमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कहने को, तो वो भी फिर आर्टिकल 15 सरकार दे रही है तो सबको दे। लेकिन वो एक एक्सेप्शन है, उसमें ये बोला गया है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो कैसा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, बस वो माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। अगर वो माइनॉरिटी है तो उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। ठीक है, अब 15 का 6 क्या कहता है? तो भैया 15 का 6 कहता है हमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, वीकर सेक्शन, सॉरी, ईडब्ल्यूएस के लिए। और अब हम ये सब जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस को 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से जोड़ा गया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि भी यहाँ पर हमारे ईडब्ल्यूएस के लिए भी क्या बनती हैं? स्पेशल स्कीम्स वगैरह बनती हैं। तो ये बात भी इसके अंदर लिखी हुई, ये हमारा आर्टिकल 15 था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चले आगे, चलो यार बहुत है ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, आपका फटफट रिवीजन करा दे। तो आज हमने क्या किया है? तो देखो, आज हमने देखा कि हमारे आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32 के पार्ट्स बनाने के बाद हमने रिवीजन किया आर्टिकल 14। देखो पहला पार्ट बोलता है आर्टिकल 14 का राइट टू, 14 से लेके 18 था राइट टू इक्वालिटी। 14, 15, 16, 17, 18 में आती है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। आर्टिकल 14 का नाम है, जिसके अंदर हमारे रूल ऑफ लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, यानी कि ना तो डिस्पोटिक गवर्नमेंट होगी, ना ही यहाँ किसी प्रकार की ऑटोक्रेसी चलेगी। ये दो बातें करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि ये एक नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है जो कि हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। इसके अंदर बेसिकली हमारे यहाँ पर नेगेटिवली बोला गया कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, कोई इस कानून सबको समान ट्रीट करेगा। ठीक है, कानून किसी में भेदभाव नहीं करेगा। तो ये नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है ब्रिटेन का। सेम अदर हैंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो हमारा पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन है जो हमने यूएसए से लिया। इसके अंदर कहता है कि लॉ विल ट्रीट इक्वली अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। सेम परिस्थितियों में कानून सबको बराबर ट्रीट करेगा। लेकिन आपको पता है कि लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बना सकता है, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, गवर्नर या किसी के साथ भी, जो भी यहाँ पर हमारे संविधान में मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल पहला आता है आर्टिकल 361, जिसके अंदर ये बोलता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर कोई भी इंक्वायरी, क्रिमिनल डिटेंशन, अरेस्ट, क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, सिविल हो सकता है 2 महीने के नोटिस के बाद। लेजिस्लेचर की बात करता है कि लेजिस्लेचर अपनी प्रोसीडिंग्स को पब्लिश होने से रोक सकता है, आर्टिकल 361 के अंदर पावर दे रखी है। फिर हमारे एमएलए और एमपीज को कुछ पावर दे रखी होती है, एमएलए को 194 के अंदर, एमपीज को 105 के अंदर, इनके अंदर भी कुछ स्पेशल के प्रिविलेजेस होते हैं। 31C कहता है कि 39 बी और सी जो भी आपको पढ़ाऊंगा डीपीएसपी के अंदर, इसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए गरीब और अमीर में भेदभाव किया जा सकता है। फिर ठीक है, जो भी हमारे फॉरेन रूलर्स यहाँ पर आते हैं, मिनिस्टर्स, पीएम, प्रेसिडेंट, उनकी आपस सेवा पानी कर रहे हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो वो भी उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको यूपर हैंड ही रखा जाएगा, क्योंकि वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एग्जम्पशन यहाँ पे है। फॉरेन एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं उनके ऑफिशियल्स को भी यहाँ के कानून से वो लोग इम्यून होते हैं, उनका कानून यहाँ का कुछ नहीं उनको कर सकता। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और उनकी सब्सिडीज प्लस उनके अंदर करने वाले ऑफिशियल्स भी जो है वो भी हमारे इससे राइट टू इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से बाहर होते हैं, वो भी एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल 15 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कि भी हमारे यहाँ पर प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन करने पे कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पर। ध्यान रखना ये आर्टिकल जो है वो स्टेट और प्राइवेट पर्सन दोनों के खिलाफ है। अब मैं बताऊंगा कि पहले यहाँ पर आप देखोगे कि सिर्फ पहली 15 का 1 सिर्फ स्टेट की बात करता है, स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। 15 का 2 बात करता है कोई भी प्राइवेट पर्सन सेम ग्राउंड्स पे, लेकिन ओनली लगा हुआ ओनली इन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर भेदभाव नहीं कर सकता। ओनली समझना, यानी 5 में नहीं कर सकता, बाकी सब में कर सकता है। प्राइवेट पर्सन होटल में, एडवर्टाइजमेंट पार्क्स में, रेस्टोरेंट्स में आपसे कोई भेदभाव इन 5 रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं कर सकता। इसके कुछ एक्सेप्शन है। 16.3 बोलता है कि हमारे यहाँ पर स्पेशल स्कीम्स बनती है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। 16.4 बोलता है स्पेशल स्कीम्स बनती है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। 15 का 5 बोलता है हमारे यहाँ पर रीजन मिलता है सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिलता है, चाहे वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो प्राइवेट का इंस्टीट्यूशन हो, लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन में नहीं मिलता। 15 का 6 बोलता है इकोनॉमी वीकर सेक्शन, जो कि आर्टिकल 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बाकी बाद की क्लासेस मिलेंगे हम।